कैम्ब्रिज ब्रिटेन की एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। दुनिया को साइंस और फ्रीडम का पाठ पढ़ाने वाले कैम्ब्रिज में महिलाओं को पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी। फिर सदियों बाद एंट्रेंस होने के बाद भले ही टीचिंग फैकल्टी में महिलाएं थीं, फिर भी महिलाओं को ऑफिशियल डिग्री नहीं दी गई। चाहे वेदों में ऋषिकाएं हो और माताजी की पूजा हो, या महान आरण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी मैत्रेयी से चर्चा हो, गागी से जाबाली, गंगा से लोपामुद्रा, सीता से द्रौपदी तक के पात्र होने के बावजूद लेकिन अंग्रेज भारत को एजुकेशन के माध्यम से सिविलाइजेशन सिखाने की बात करते थे। खैर, ब्रिटेन में सदियों के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। गांधी, अंबेडकर, सरदार, नेहरू आदि को धन्यवाद कि भारत में स्वराज के साथ महिलाओं को लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी मिली। हिंदू कोड बिल से हिंदू महिलाओं को जितनी आत्मनिर्भरता मिली, उतनी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिली। लेकिन जब ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था या कभी कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, तब भी दो महिलाएं थीं जिनके पास सबसे लंबा और सबसे प्रभावशाली शासनकाल था, जिसने ब्रिटेन को ग्रेट बनाया। शेखर कपूर ने पहले क्वीन एलिजाबेथ और फिर क्वीन विक्टोरिया फिल्म बनाई, जिसका प्रभाव आज भी भारत में है। इसलिए अगर एक महिला को मौका मिले तो वो पुरुष प्रधान धार्मिक समाज में भी राजनीति में बदलाव ला सकती है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का सुझाव देने वाला एक बिल 1998 के अंत में लिखा गया था, जो लोकसभा में बार बार उछाला गया। उस समय रिजर्वेशन की अनुचित राजनीति ने इस देश को दुनिया की इज्जत का जमा बना दिया था, लेकिन वुमेन रिजर्वेशन के मामले में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन में हाईएस्ट लेवल पर केवल एक ही प्रकार का रिजर्वेशन हो सकता है: क्वालिटी, देशभक्ति, स्किल, दूरदर्शिता, स्कॉलरशिप, इंटेलिजेंस, मॉडर्निटी और ईमानदार एलिजिबल सिटीजन्स के लिए। लेकिन कुछ सांसदों के बिहेवियर को देखते हुए अगर संसद या किसी बैठक में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो कुछ तो गरिमा बढ़ेगी। जब रिजर्वेशन नहीं था तब भी राजनीति में पुरुषों से कहीं आगे बढ़कर महिलाएं महान बनी। अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो तो कोई भी वुमेन इंप्रेसिव पुरुषों की ट्रिमेंडस पावर को सर्वोच्च पद तक पहुंचने से रोक सकती है। कुछ अनएडुकेटेड इडियट्स में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है जिन्होंने परिवार की महिलाओं को आगे रखा, जैसे कि लालू प्रसाद ने अपने परिवार की महिलाओं की काठी में छिपकर हिंदुस्तान में राजनीति करने के मूर्खतापूर्ण स्वार्थ के लिए बिना किसी रिजर्वेशन के भी राबड़ी देवी को आगे किया। हमने ये भी देखा है कि मायावती या जयललिता जैसी महिलाओं ने अकेले ही सफलता हासिल की है। आनंदीबेन पटेल या ममता बनर्जी या निर्मला सीतारमण या रेणुका चौधरी या उमा भारती आदि बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड के बिना अपने बलबूते पर पॉलिटिक्स के टॉप पर पहुंची। लेकिन सोनिया गांधी, महबूबा मुफ्ती, मीरा कुमार, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, डिम्पल यादव आदि को परिवार के नाम का मंच मिल चुका है। हालांकि भारत के अतीत पर नजर डालने से पता चलता है कि ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बिना भी महिलाएं सफलता हासिल कर सकती है, और वह भी ऐसे समय में जब घर में नौकर की इज्जत एक महिला से भी अधिक होती थी। बंगाल, असम की ओर पूरी तरह से महिला प्रधान कामाओ एरिया की कहानियां फेमस है, और डरे हुए लोगों ने ताकतवर लोगों की तांत्रिक जादू टोना करने वाले कहकर निंदा की। यदि महाभारत में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा को एक दंतकथा माना जाता है तो आइए ठोस इतिहास पर नजर डालें। 1671 में कर्नाटक के मलेंडू एरिया में दोस्त के धोखे के कारण राजा सोमशेखर नायक की अचानक मौत हो गई। उनकी विधवा पत्नी चेन्ना, जो एक बड़े व्यापारी की बेटी थी लेकिन बाद में एक क्षत्रिय राजा की पत्नी बन गई। फिर उन्होंने शासन संभाला और सिंहासन के लिए कई उत्तराधिकारियों के प्रयासों को विफल कर दिया। चेन्नम्मा ने अपने पति की हत्या करने वाले दोस्त को मारकर मिर्च और चावल के बदले में डच व्यापारियों से अरब घोड़े और हथियार खरीदे। उन्होंने कलादीन को इतना मजबूत बना दिया कि शिवाजी के पुत्र राजाराम, जो औरंगजेब से बच निकले थे, मुगल सेना से लड़कर उनको आश्रय दिया और 25 सालों तक शासन किया। कर्नाटक में एक और चेन्ना चेन्नम्मा बन गई और लोगों की आदर्श के रूप में पूजी गई। बेलगाम से 8 किलोमीटर दूर किन्नूर के राजा मल्लराजा की दूसरी पत्नी के रूप में 16 साल की उम्र में महल में प्रवेश करने वाली चेन्ना की बीमारी से मृत्यु हो गई जब उनके पति को पेशवा ने पकड़ लिया। तब सौतेला बेटा शिवलिंगा अंग्रेजों की लुभावनी बातों में फंस गया और समझौता कर लिया। शिवलिंगा की अचानक मौत के बाद चेन्ना ने गद्दी संभाली और उन्होंने सबसे पहला काम अंग्रेजों के पॉलिटिकल पपेट शो को राज्य से बाहर कर दिया। अंग्रेजों को भारत की ऐसी प्रगतिशील महिलाएं पसंद नहीं थीं, जो अपने शब्दों और विचारों में नारी सम्मान और नारी मुक्ति का बड़ा झंडा लेकर घूम रही थीं। अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम लड़ने वाले एजेंट ठाकरे को 1824 में चेन्ना ने युद्ध में हरा दिया और मार डाला। याद रखना चाहिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से 33 साल पहले भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का झंडा बुलंद करने वाली एक महिला शासक ही थी, जो बिना किसी रिजर्वेशन के राजगद्दी तक पहुंची। अंत में अंग्रेजों ने कटक के न्याय से यह चिंगारी बुझा दी, बिल्कुल 23 साल की झांसी की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की तरह।
आधुनिक माने जाने वाले अंग्रेजों को बच्चे को राजा बनाना मंजूर है, लेकिन विधवा रानी को राजगद्दी नहीं देनी चाहिए। इन दोनों चेन्नमाओं के बीच के काल में अहिल्याबाई होलकर, जिनका जन्म 1730 के आसपास हुआ था और जो इंदौर की 5वीं कुंवर की रानी बनी, अपने दामाद मल्हाराव होलकर और अपने पति और ससुर की मृत्यु के बाद इतनी आसानी से अकेले शासन किया कि उनकी वीरतापूर्ण कहानियां और यादें आज भी लोक जीवन में बुनी हुई है। और इन सभी घटनाओं से सदियों पहले 1236 में इस्लाम में रूढ़िवाद और नारीवाद के मुद्दे पर हिंदुस्तान में पहली अमीर रजिया सुल्तान का उदय हुआ, जिसकी आज भी आलोचना की जाती है। और ईरान में अनिवार्य हिजाब को लेकर कट्टरपंथी लोगों द्वारा महिलाओं की हत्या की जा रही है। धर्म, परंपरा, झगड़े, दुश्मन प्रजामत संधाला के खिलाफ जाकर कभी दिल्ली के गुलाम रह चुके राजा इल्तुमिश ने लोगों की बातें सुने बिना अपनी बेटी रजिया के हाथों में हिंदुस्तान की कमान सौंपी। माइनॉरिटी कोटे के कारण रजिया आगे नहीं आए। हमारे पास रानी दुर्गावती और नायिका देवी जैसे कई किरदार हैं। महिलाएं पति, पिता या परिवार के दम पर राजनीति में आ सकती हैं, लेकिन अगर उनमें ताकत हो तो वे इन सभी पहचानों को खारिज कर इतिहास के पन्नों पर अपनी स्वतंत्र मिसाल चमका सकती हैं। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में शक्तिशाली और सत्तावादी या तानाशाही मूड वाली महिलाएं देखी गई हैं। अब भी न्यूजीलैंड में वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलर होने के बाद अपने परिवार के लिए इस्तीफा देने वाली जेसिंडा अर्डर्न या फिनलैंड में महज 34 साल की उम्र में पार्टी करते करते प्राइम मिनिस्टर बनी सना मरीन हार गई। तब आपको डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन याद होंगी, जिन्होंने रिलेटिवली यंग इटालियन प्राइम मिनिस्टर गियोया मेलो के साथ बगीचे में एक गर्मजोशी भरी मुलाकात की व्यवस्था की थी, जिन्होंने G20 में कई भारतीयों का दिल जीत लिया था। ब्रिटेन में भी महारानी एलिजाबेथ टू आयरन लेडी के रूप में मार्गरेट थेचर के रूप में मशहूर हो गई, जिनकी विंस्टन चर्चिल की प्रतिमा आज भी संसद में लगी है, जहां कई सांसद सिर झुकाते हैं। न तो थेरेसा मे और न ही लिज ट्रस को इतनी पब्लिसिटी मिली, लेकिन यूरोप में यूनिक इनविंसिबल रूलर के रूप में जर्मनी में एंजेला मर्केल का शासनकाल ऐसा था कि जब तक वो रिटायर्ड नहीं हुई और जर्मनी फिर से एक मजबूत शक्ति नहीं बन गया, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सका। अब एक फिल्म आ रही है लेडी गोल्डा मेयर की, जिन्होंने पड़ोसी अरब देशों इजराइल को अचानक युद्ध में तबाह कर दिया। और हमारे भारत को इंदिरा कहा जाता है, जिनके लिए अटल जी ने 1971 में बांग्लादेश बनाने के युद्ध के बाद संसद में इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। नेहरू की बेटी होने के नाते उन्होंने कैबिनेट में गूंगी गुड़िया होने की छाप मिटा दी और पार्टी और देश पर एकचक्री शासन करके के दिखाया। कटाक्ष करते हुए कहा गया कि भारतीय राजनीति में इंदिरा ही असली मर्द है। भले ही यह हमारे पड़ोस में एक नैरो माइंड इस्लामी देश माना जाता है, लेकिन उसकी तो जड़ें भारत से ही हैं। इसलिए पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो को उनके नक्शे कदम पर सत्ता मिली और उनके बेटे आज भी पार्टी पर शासन करते हैं। पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच सत्ता संघर्ष हुआ, जिसमें हसीना आगे निकल गई। श्रीलंका में मां बेटी सिरिमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमार तुंगा देश की मुखिया बनी। म्यांमार में आंग सान सू की भले ही आज जेल में है, लेकिन उनकी क्रांति से इतिहास अनजान नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में आज़ादी और समानता का झंडा लहराने वाला अमेरिका आज भी महिला राष्ट्रपति को लेकर कंजर्वेटिव है। फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की पत्नी होने के कारण हिलेरी वहां तक पहुंच गई, लेकिन हार गई। कमला हैरिस जो बिडेन से अधिक प्रतिभाशाली है और हमें उनके भारतीय मूल के होने पर गर्व है। निक्की हेली और तुलसी गबार्ड जो गवर्नर रह चुकी हैं और राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, वो भी भारतीय वंश की है। जहां भी मौका मिले, भारत की महिलाओं के खून में राजनीति का हुनर है। इन नामों के अलावा कोरेजोन एक्विनो फिलीपींस, डॉक्टर मारिया दा लूडस पिंटाचिल्गो पुर्तगाल, मैरी रॉबिन्सन आयरलैंड, पिडिस फिन भोगेडोटार आइसलैंड, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड नॉर्वे आदि, फुइनी बावड्रा फिजी, इसाबेल एजने चिली, किम कैंपबेल कनाडा, तांसु सेलर तुर्की, अगाथा अनरेलिबाइबी रवांडा, मारिया एस्टेला अर्जेंटीना, वायलेट बेरियोस निकारागुआ एक्सपीरियंस्ड विमेन पावर है। इस लिस्ट में, जिसे बढ़ाया जा सकता है, साउथ एशिया की तीसरी दुनिया पुराने जमाने की परंपरावादी महिला मुक्ति के नाम पर मुफ्त उन देशों ने एक या दो ऐतिहासिक महिलाओं को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते और पद पर टिके रहते हुए देखा है। शायद महिला को राजनीति में आगे आने के लिए प्रेरित करने वाली प्रेरक शक्ति समतावादी समाज या सेपरेटिस्ट रिजर्वेशन नहीं, बल्कि आत्म पहचान बनाने के लिए फ्यूडल पेट्रियार्कल सोच से निरंतर संघर्ष होगा, जिसने पिछड़े देशों में भी बिना रिजर्वेशन के नारायणी जैसी महिलाओं द्वारा पुरुष राजनेताओं को धूल चटाते हुए देखा है। क्लियोपेट्रा, इजिप्ट से लेकर मरीन, फ्रांस तक, एक भी यादगार महिला नेता शिक्रा में सत्ता के लिए भीख नहीं मांगती थी, लेकिन जरूरत पड़ने पर शक्तिशाली पुरुषों के चंगुल से सत्ता छीनने के लिए तैयार रहती थी।
एनी बेसेंट 1910 और 1925 और नीली सेनगुप्ता 1933 कांग्रेस अध्यक्ष बनी। मैडम कामा जैसे लोग जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के बारे में सोचा, या अमृत कौर जैसी महिलाओं ने अपने दम पर नाम कमाया। 1894 में कॉर्नेलिया सोराबजी पहली भारतीय वकील बनी जिन्हें 1923 में जाके वकालत करने की परमिशन मिली। 1926 में भारत में अंग्रेजों के कंडीशनल फ्रैंचाइज के बाद मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित भारतीय महिला संघ के प्रतिनिधियों के रूप में महिला उम्मीदवार बिना रिजर्वेशन के विधान परिषदों के स्थानीय चुनावों में कूद पड़ी। मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली श्रीमती मुथुस्वामी रेड्डी इलेक्टेड हुए और डेप्यूटी चीफ भी बने। भारत, जिसने आज तक सैकड़ों राज्यपालों, विधायकों, मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और अधिकारियों को देखा है, 1957 में पहला मेयर या 1950 में पहली महिला सिविल सेवक को नारे लगाते हुए देखा है। 1989 में जब मीर साहिब फातिमा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी, तो अमेरिका में सैंड्रा केओ कॉनर के इस पद पर आसीन होने के बाद ये दुनिया का केवल दूसरा ऐसा मामला था। बेशक 1937 में भारत ने पहली बार अन्ना चंडी नाम की एक महिला को मुंसिफ और फिर न्यायासन पर कब्जा करते देखा। आनंदीबाई जोशी 19वीं सदी में पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनी। अमेरिका और यूरोप में महिला सांसदों का रेशियो अब सुधरकर 25 से 30% हो गया है। रवांडा या क्यूबा या स्वीडन या मैक्सिको या यूएई जैसे कुछ देशों में महिला रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या सबसे अधिक है, जबकि लैटिन अमेरिका में 36% रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं हैं। फिर भारत, चाइना, जापान, अमेरिका आदि इस मामले में कमजोर नजर आते हैं, बल्कि अब तक भारत ही नजर आया था, अब दिखाई नहीं देता। अब भारत में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन इलेक्टेड का रेशो इतना नहीं बढ़ा। आज भी विधानसभा या संसद में ये 10 से 15% के आसपास ही बना हुआ है। मोस्टली उन्हें इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट भी नहीं मिल पाते। फिर 2024 के चुनाव के बाद मौजूदा 542 में से 82 की बजाय अब 181 सांसद महिलाएं होंगी। यदि महिलाएं वास्तव में चिंतित हैं, तो महिलाओं के साथ अन्याय की असंख्य घटनाओं के लिए कानून में तुरंत मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समुदायों में महिला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकृति की प्रथा है और कुछ समुदायों में विधवा विवाह प्रोहिबिटेड है। कहीं बुर्का तो कहीं घूंघट अनिवार्य। पारंपरिक कपड़े पहनने वाली कुछ महिलाएं ही आदर्श मानी जाती हैं और बाकी आधुनिक तरीके से मौज मस्ती करने पर चरित्रहीन कहलाती है। अफसोस कि नूरजहां या मिमी जैसे सांसद जीन्स पहनते हैं तो उन्हें सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि स्वयंवर विरासत वाले देश में पढ़ी लिखी महिला भी अपने पति या ससुराल जाने के बाद उसे कौन से कपड़े पहनने हैं ये फैसले खुद नहीं ले सकती। सेम जॉब और नाम होने के बावजूद सैलरी में भेदभाव होता है। महिला अकेले खाना खाने या फिल्म देखने जाने पर भी शर्माती है या डरती है। ऐसे कई मुद्दों पर क्रांति होगी, नहीं तो एक दिन ये अधिकार छीन लेंगे। सीटों को इस तरह से रिजर्व करने की प्रथा की बैलेंस साइकिल घूमता रहे, गांवों या जिलों और नगर पालिकाओं में सालों से लागू है। महिलाओं को कठपुतली की तरह नोचने का खेल जारी है। ऐसी लोकल विमेन ने एवरेज इंडियन सिटीजन की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं किया है। आज भी गांव में एक गरीब या गर्भवती महिला खाना पकाने, खेती, बुनाई, पशुपालन, पानी, कपड़े, सफाई, बच्चों की देखभाल में 24 में से 18 घंटे बिताती है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा पीटने से भारत में महिलाओं के प्रति अन्याय, उत्पीड़न और असमानता दूर नहीं होगी। इसके लिए न केवल साक्षरता बल्कि महिलाओं की उच्च शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक मुक्ति पर भी ध्यान देना होगा। धार्मिक कारणों से चुने गए गोसेपूजक प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसदों से बेहतर स्वतंत्र रूप से आगे आने वाली एक महिला बस ड्राइवर को महिला जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। एक लॉन्ग टर्म लेकिन ठोस रास्ता अधिक से अधिक महिला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिस्ट्स, प्लेयर्स, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स का समर्थन करना और उन्हें निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकारी या इंडस्ट्री सेक्टर में महिलाओं के आंकड़े छोटे देशों की तुलना में भी खराब हैं। हमारे यहाँ अभी भी कन्या भ्रूण हत्या होती है। सबसे बड़ा वास्तविक मुद्दा ये है कि भारत में औसत आदमी अभी भी बेवकूफ़ है और औसत महिला जो परिवार में हमेशा रसोई में राजनीति करती थी वो उससे भी ज़्यादा मॉडर्न हो गई है। इतिहास ने पुरुषों की राजनीति को प्रभावित करने वाले महिलाओं के पर्दे के पीछे के संचार के अनगिनत उदाहरण देखे हैं। पुरुषों द्वारा लिए गए कई राजनीतिक निर्णयों को उनकी मां, पत्नी, बेटी या प्रेमिका द्वारा समझाते या सुझाते देखा गया है, आगे भी देखा जाता रहेगा। तो स्वागत है अधिकाधिक महिलाएं राजनीति में पर्दे के पीछे की बजाय आगे आए।